गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुछ जो कॉमन इन्फेक्शंस थे उसके बारे में बात कर लिया था। आज लास्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग फाइलेरियासिस के बारे में। ठीक है, फाइलेरियासिस को हम लोग अल्टरनेटिवली एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हाथी पाँव कहा जाता है। ठीक है, इस डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो लोअर लिम्ब्स हैं वो ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, मोस्टली पाँव ही अफेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग उसको हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक सिम्टम है वो ये है कि अचानक से हाथ जो पैर होते हैं, ठीक है, पैर में सबक्यूटेनियसली यानी कि स्किन के नीचे फ्लूइड का जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और इवेंचुअली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होते होते धीरे धीरे पैर का जो साइज़ है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है कि स्किन जो है उस पर्टिकुलर एरिया की रेडिश हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की। और जब सूजन का जो पार्ट है उसको आप लोग फिंगर से अगर पोक करोगे, ठीक है, तो स्किन जो है वो एकदम से धंस जाती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो हम लोगों की स्किन होती है, अगर हम लोग पोक भी करते हैं तो वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिट्रैक्ट करती है, लेकिन एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि स्किन को पोक करोगे तो वो गड्ढा कुछ देर के लिए वैसे ही बना रहता है। ठीक है, और फिर बाद में कुछ समय के बाद में 15-20 मिनट के बाद में मे बी रिट्रैक्ट करता है। इस तरीके के बेसिकली इसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ठीक है, फाइलेरियासिस जो है एक ट्रॉपिकल एरियाज़ में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि एक हेलमिंथ के वजह से होता है। हेलमिंथ का नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, हेलमिंथ है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, ये जो हेलमिंथ है इसके वजह से बेसिकली डिजीज़ होता है। ये हेलमिंथ जो है ये एक्चुअली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसको जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने के लिए एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो ये वेक्टर यहाँ पे क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के जो फीमेल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी के लिए वेक्टर के जैसे एक्ट करते हैं और उसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब क्यूलेक्स जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है, ये वेक्टर के जैसे एक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था, मलेरिया में देखा था कि कुछ जो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है पैथोजन का वो मॉस्किटो में कंप्लीट हो रहा है और कुछ पार्ट जो है लाइफ साइकिल का वो ह्यूमंस में कंप्लीट हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन वो ह्यूमन में चलेगा और बाकी आधा जो लाइफ साइकिल है पैथोजन का वो मॉस्किटो के अंदर चलता है। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब इन्फेक्शन किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, ठीक है, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर सिंपली जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए मॉस्किटो की बॉडी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली इन्फेक्शन ऐसे होता है, ट्रांसमिशन ऐसे होता है, ठीक है, कि पैथोजन जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में मॉस्किटो के थ्रू ही एंटर करेगा। ठीक है, तो सपोज़ कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसको ऑलरेडी फाइलेरियासिस का इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर उसके बॉडी से ब्लड को सक करके मॉस्किटो लेकर के जाता है, दूसरे पर्सन तक लेकर के जाता है, तो पैथोजन जो है वो मॉस्किटो के थ्रू हेल्दी पर्सन को एंटर करेगा। ठीक है, हेल्दी पर्सन में एंटर करने के बाद में सबसे पहले ये जो मॉस्किटो है ये क्या करता है, ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को जो है अपना घर बनाता है। जैसे कि जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, पैर के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनको अपना घर बनाता है। ठीक है, तो पैथोजन मोस्टली वहाँ पे क्या करता है, ब्रीड करता है। ठीक है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है। तो उसको ब्रीड करने के लिए, नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करता है कि वो बेसिकली जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स में जा कर के ज़्यादातर वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स में जा कर के रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि उसका जो लार्वा निकलता है, हेलमिंथ का लार्वा, ठीक है, हेलमिंथ का जो लार्वा है वो माइग्रेट होकर के कहाँ चले जाता है, ब्लड में चले जाता है। ठीक है, और ब्लड की ऐसी कैपिलरीज पे जाता है जो कि स्किन के पास हो।
ठीक है। स्किन के पास की ब्लड कैपिलरीज पे ही जाने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर स्किन के पास की ब्लड कैपिलरीज में पैथोजन जाएगा तो दूसरा मच्छर जो है वहाँ अगर स्किन के ऊपर काटता है तो पैथोजन को ईजिली पिकअप कर पाएगा, ठीक है। वहाँ से पैथोजन जो है वो मॉस्किटो के बॉडी में इजीली एंट्री कर पाएगा, ये रीज़न होता है, ठीक है। अब ये जो लार्वा है इसको अगर दोबारा से क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, ठीक है, तो लार्वा जो है वो वापस से क्यूलेक्स मॉस्किटो के बॉडी में जाएगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद में वहाँ पे उसके मॉस्किटो के जो मसल्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे जो है ये लार्वा इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये लार्वा जब इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या होगा कि वही मच्छर जो है जा करके, ठीक है, अगर उसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे जाता है, ठीक है, उसको दोबारा से काटता है तो ये जो क्या कहते हैं एक्टिव जो अब इन्फेक्टिव जो फॉर्म होगा पैथोजन का वो इन्फेक्टिव फॉर्म जो है मॉस्किटो की बॉडी से दोबारा से इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में जाएगा। अब ये जो इन्फेक्टिव फॉर्म है ये डायरेक्टली कहाँ पर जाता है? ये किसी पर्सन के इंटेस्टाइन्स में जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है उनके थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। उनके अंदर स्प्रेड होने के बाद में बेसिकली जो डिजीज़ का सिम्टम है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है या 4 स्टेजेस से धीरे धीरे हमको पता चलने लगता है कि एक्चुअली पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और एक स्पेशलिटी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है इसका मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर रात में होता है, ठीक है। मतलब कि जो इन्फेक्शन कॉज होने का टाइम है, ट्रांसमिशन का टाइम है या मॉस्किटो जो है वो पैथोजन को अगर पिकअप करता है इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से तो ये सारा काम जो है ये रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में ही होता है क्योंकि अंधेरे में जो है मॉस्किटोज ज़्यादा काटते हैं। तो पैथोजन जो है वो मॉस्किटो के काम करने के हिसाब से अपने मूवमेंट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम इन्फेक्शन हो सके, ऐसा करके, ठीक है। अब 4 स्टेजेस में जो है पूरा इन्फेक्शन जो है कंप्लीट होता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में इस्नोफिल्स का नंबर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस्नोफिल्स जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं तो इस टाइम पे इस्नोफिल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पैरासाइट के डिटेक्शन के लिए इस टाइम पे टेस्ट किया जाए तो इस टाइम पे अगर स्किन के नीचे से जो है फ्लूइड को कलेक्ट किया जाए और उस फ्लूइड को यूज़ करके अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो पैरासाइट की प्रेजेंस जो है उस फ्लूइड के अंदर हमको दिखेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डिजीज़ स्टार्ट हो गया है या डिजीज़ कम्प्लीटली कल्मिनेट हो चुका है। सेकेंड जो स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप कम्प्लीटली सिम्टमलेस होता है, ठीक है। लेकिन रात के टाइम में, ठीक है, 8 से सुबह 4 के बीच में अगर उस पर्सन का ब्लड लेकर के उसको पैरासाइट के प्रेजेंस के लिए चेक किया जाए तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब ये ध्यान रखना फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में अभी तक डिजीज़ का कोई सिम्टम नहीं दिखता है पर्सन को एक्सेप्ट कि ब्लड एग्जामिनेशन करने पे पैरासाइट के लिए पॉजिटिव टेस्ट आएगा, बस इतना ही दिखता है और कुछ नहीं पता चलता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में फाइलेरियल फीवर आता है, पर्सन को बहुत बार बार फीवर आने लगता है, ठीक है। जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड्स जो है उसमें बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती है, सूजन होगी तो लिम्फ नोड्स की गांठें जो है वो पूरे स्किन के बाहर दिखने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लिम्फ वेसल्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद में क्या होता है लिम्फेडीमा होता है। लिम्फेडीमा मतलब बहुत ज़्यादा लिम्फ जो फ्लूइड है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो लिम्फ है ये पूरा सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के लेयर के नीचे जो है जमा होने लगता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि धीरे धीरे जो है स्किन जो है उसके नीचे सूजन आने लगती है और पैर का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। मतलब पैर में जो है थर्ड स्टेज में प्रोमिनेंट इन्फ्लेमेशन या सूजन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और फाइनली फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, एकदम पैची पैची अपीयरेंस जो है, जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर बहुत समय तक अगर आप बॉडी लोशन ना लगाओ तो स्किन सूख जाती, कैसे सख्त हो जाती है, एकदम लाल लाल उसके ब्राउन ब्राउन पैचेस दिखने लगते हैं, है ना। तो वैसे पैचेस जो हैं वो पूरे स्किन के ऊपर बनने लगते हैं और
जो सूजन होती है वो इतनी ज़्यादा इरेगुलर होती है कि पूरे बॉडी का जो फॉर्म है, मतलब पूरे जो ऑर्गन अफेक्टेड है उसका पूरा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन जो है पूरे पैर में होता है और पैर के साथ साथ जो जेनाइटल एरिया है, जेनाइटल एरिया भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो जेनाइटल एरिया में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी। ठीक है, पूरा थाई है, नी है, आपका एंकल वगैरह है, टोज़ है, ठीक है, तो पैर का पंजा है, सारा का सारा पार्ट जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और इरेगुलर सूजन होने की वजह से कहीं पैर ज़्यादा फूला रहेगा, कहीं मतलब उतनी सूजन नहीं रहेगी। इस टाइप का पूरा इरेगुलरिटी जो है बॉडी के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो जो 3rd या 4th स्टेज है तब एक्चुअली माना जाता है कि हाँ भाई डिजीज़ हो गया है। ठीक है, तो अगर जो शुरू के 2 स्टेजेस हैं उसी में अगर डिटेक्शन हो जाए पैरासाइट का और उसी समय से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो शायद 3rd या 4th स्टेज तक तो है जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, अब ये जो डिज़ीज़ है इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं। हेट्राजैन होता है, डाईइथाइल कार्बामाइजिन, DEC बोलते हैं। ठीक है, हेट्राजैन और डाईइथाइल कार्बामाइजिन जो है उसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। दूसरा तरीका ये है, सबसे बड़ी बात, कि मॉस्किटो के बाइट से हमको बचना है। ठीक है, अगर मच्छर काटेगा तभी हमको डिजीज़ होगा, तो मच्छरों से हमको बच करके रहना है। ठीक है, उसके अलावा एक और कर सकते हैं हम लोग काम कि अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हो ही गया है, उसकी बॉडी जो है उसमें डिफॉर्मिटी बन गई है, तो सर्जरी के हेल्प से जो है हम लोग लिम्फ नोड्स वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब टोटल अगर हम लोग देखें तो बॉडी की जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके भी इस डिजीज़ से हम लोग निजात पा सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर फाइलेरिया होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस एरिया में फाइलेरिया के ज़्यादा केसेस मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स जो हैं उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, आगे से ही वैक्सीनेशन के जैसा होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के जैसे इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बॉडी से पहले ही क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, फाइलेरिया के पैथोजन के लिए। तो इन केस अगर फाइलेरिया का जो पैथोजन है वो बॉडी को किसी भी टाइम पे एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस के वजह से उसको इमीडिएटली वहीं पे किल किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरीके हैं। पहला तो मच्छरों से बचो, दूसरा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, तीसरा मेडिसिन हेट्राजैन और DEC, और चौथा जो है इस तरीके के प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स लेकर के हम लोग डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को कंप्लीट कर दिया है। और जो डिजीज़ेस जो हैं एड्स और कैंसर वगैरह, ठीक है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि हमको पहले इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, पहले इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में एड्स और कैंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिंगवॉर्म भी दिया है क्या बुक में? मेरी बुक में नहीं दिया। क्या एलिफेंटियासिस? नहीं। किसका? नहीं, मतलब देखो, एक बार अगर बॉडी में डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होगी एक्सेप्ट अगर आप सर्जरी करवाओ तो। ठीक है, और फाइलेरियासिस जो है ना, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो ना, मतलब जो बस्ती और स्लम वाला टाइप का एरिया होता है ना, ज़्यादातर वहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होते, तो मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, अब आपके और हमारे घर के बारे में हम लोग बात करें तो भाई हम लोग उतना हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन उतना जो है लोअर इकोनॉमिक क्लासेस में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस वजह से उनमें जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब देखो, अगर कोई लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कोई पर्सन है, उसको तुम बोलो कि तुमको एलिफेंटियासिस हो गया है, तुम अपना रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करवाओ। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है मतलब बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उतना खर्चा हर कोई पर्सन उठा नहीं सकता। ठीक है, इनफैक्ट आप और हम जैसे लोग जो हैं, जो लोग मतलब अच्छे खासे बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, हम लोग भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का खर्चा इजीली नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं है करके। ठीक है, अच्छा, नहीं रुको, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं ना, दिया है शायद बुक में।
हाँ ठीक है, ये एक्चुअली ना रिंग वॉर्म मेरी बुक में दूसरे नाम से दिया है। ठीक है, रिंग वॉर्म जो है वो इस बुक में डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, रिंग वॉर्म या डर्मेटोफाइटोसिस जो है ये बहुत ही नॉर्मल या नॉर्मल नहीं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन जो काफ़ी लोगों में मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है, दोज हु आर प्रोन, ठीक है, उनमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, रिंग वॉर्म का जो इन्फेक्शन है इसमें बेसिकली जो स्किन है उसमें रेड या सिल्वरी टाइप के कलर के राउंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो रिंग वॉर्म बेसिकली क्या है, फंगल इन्फेक्शन है जिसमें जो स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर ना रेड कलर के या ऑलमोस्ट सिल्वरी टाइप के जो छोटे छोटे दाने टाइप के जो हैं वो निकल के आते हैं, जिनको हम लोग बायो के प्रॉपर लैंग्वेज में हम लोग लेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये लेशंस जो हैं ये कहीं भी बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, ये जो है 3 तरीके के स्पीशीज़ के वजह से होता है। फर्स्ट इज ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटॉन। 3 तरीके के पैथोजेंस हैं इसके, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। ये जो 3 स्पीशीज़ हैं ऑफ फंगस, इनके वजह से जो है बेसिकली डिजीज़ होता है। सो दिस इज़ द पैथोजन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, स्किन, नेल्स और जो हमारे सर की स्कैल्प है, ठीक है, ये 3 एरियाज जो हैं मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पैच होता है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता हो, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर रहता हो, ठीक है, मोस्टली ऐसी जगह पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे हम लोग बोले कि हमारे जो पैर के फिंगर्स होते हैं, हमारे पैरों के फिंगर्स के बीच में, ठीक है, या हमारी उंगलियां जो हैं इनके बीच में, ठीक है, या फिर हमारे जो अंडर आर्म्स हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली पसीना आता रहता है, मॉइस्चर होता है तो अंडर आर्म्स पर, या फिर ये हमारा जो गर्दन है, गर्मी के मौसम में गर्दन पर भी काफ़ी पसीना आता है तो यहाँ पर, या फिर हमारी जो सर की स्किन है, हमारी जो स्कैल्प है, वहाँ पे भी कंटिन्यूसली सीबम सिक्रीट होते रहता है, पसीना आते रहता है हमको। तो ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हीट एंड मॉइस्चर जो है इस पर्टिकुलर फंगस इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है कि ड्राई और स्केली लेशंस या दाने जो हैं ये इन पर्टिकुलर एरियाज़ पे जो हैं हो जाते हैं, जो मैंने मेंशन किए थे। ठीक है, और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका ट्रीटमेंट ये है कि एंटी फंगल जो डिजीजेज आते हैं, जो कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, ठीक है, उसी तरीके से और भी जो है पाउडर्स पर्टिकुलरली आते हैं जो इस पर्टिकुलर रिंग वॉर्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, या फिर जो कमर्शियली अवेलेबल जो रिंग वॉर्म के मेडिसिन आते हैं ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना दांत खाज, खुजली, बीटेक्स लोशन और ये सब क्या क्या आता है मार्केट में, तो दीज आर मोस्टली टारगेटेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फंजाई ओनली। ठीक है, तो ये जो लेशंस वगैरह हैं इनके ऊपर अगर हम लोग ऊपर से ये जो क्रीम या लोशन वगैरह है इसको अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनका जब इन्फेक्शन हो जाता है रिंग वॉर्म का ना, तो पूरी स्किन उस पर्टिकुलर एरिया की लाल हो जाएगी, दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और अगर आप उसको खुजला दोगे तो वो इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, क्योंकि हाथ से आप खुजला करके दूसरे बॉडी पार्ट को कहीं भी टच कर रहे हो तो इन्फेक्शन जो है ऑब्वियसली बॉडी में स्प्रेड होगा। तो इससे बचने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है कि भाई पर्सनल हाइजीन को हमको मेंटेन करना है। ठीक है, हम लोग अगर पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो डिजीज़ेस जो है वो हमको मोस्टली होंगे। और अगर हाइजीन की बात हम लोग करें ही तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करना है। ठीक है, पब्लिक हाइजीन होता है, पर्सनल हाइजीन होता है, डोमेस्टिक लेवल पे हमको हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पब्लिकली, डोमेस्टिकली या पर्सनली, ठीक है, इनफैक्ट
इंडस्ट्रियली भी अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन करके रखें तभी जो है डिजीज़ से बचना जो है हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब अगर इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग मार्केट से जो भी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में बनती होंगी। ठीक है, अब वहीं पे अगर साफ़ सफाई ना मेंटेन की जाए तो फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो वहीं से सोर्स से ही इन्फेक्ट हो जाएंगे, और ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, हमको तो पता नहीं कि भाई वो इन्फेक्टेड चीज़ है, तो हमको तो जो मार्केट में मिल रहा है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर सोर्स से ही इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन डेफिनेटली हमको भी कैच करेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि सोर्स पे जो है वहाँ पे हमको हाइजीन मेंटेन करना है। पर्सनल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, हर जगह पे अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो कोई भी जो डिजीज़ है उससे हम लोग बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर समय हमको ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर सैनिटेशन जो है, ठीक है, वो हम लोग मेंटेन कर सकें। ठीक है, जैसे ये होता है ना, अभी ये जो मलेरिया वाला सीज़न आ रहा है, गर्मी का सीज़न, और जून जुलाई के टाइम का जो सीज़न है उस समय बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह फैलता है। तो उस समय देखते हो कि नगर निगम से लोग आते हैं फॉगिंग मशीन ले करके, पूरी सड़कों पे, नालियों में वो मेडिसिन वगैरह डाल करके वो लोग सब सैनिटाइज करके जाते हैं। तो उस तरीके से रेगुलरली फॉगिंग होना, ठीक है, रेगुलरली सीवेज वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल होना, कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके घर में आपको साफ़ सफाई मेंटेन करनी है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, रेगुलरली नहाना है, कपड़ों को डेली चेंज करना है। तो ये सब जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं इसको हमको ऑल द टाइम मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके बारे में हालांकि मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इसके बारे में हमको सभी को पता है अच्छे से। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको मतलब हमारा कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों ही जो इम्यूनिटीज़ होती हैं उनका बेसिक फंडा क्या होता है? उनका बेसिक फंडा ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है, या पैथोलॉजिकल कंडीशन के डेवलप होने का चांस है, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करती है कि हम लोग कोई भी कंडीशन अगर डेवलप हो गई हो या होने वाली हो तो हमारी बॉडी जो है उस कंडीशन को अपने ओन सेल्फ में, ठीक है, मैनेज करने की या उस कंडीशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है ये एक बहुत क्या कहना चाहिए, ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है या ब्रॉड एरिया हो जाता है स्टडी का, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सारी मिल करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी में अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देती हैं। ठीक है, इनफैक्ट इम्यूनिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में ही इतने साल लग गए हैं। इनफैक्ट अभी भी इम्यूनिटी का जो पूरा स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हमको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में पता चलते जाता है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर दोनों तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। हाउएवर इम्यून सिस्टम का काम क्या है? हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी की पावर है उसको मेंटेन करके रखना और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते रहना कंटिन्यूसली। ठीक है, अब ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो आपका जो थाइमस ग्लैंड है, क्लास 11th में सभी ने पढ़ा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो एक इम्यून ऑर्गन है। फिर हमारा जो बोन मैरो है वो एक इम्यून ऑर्गन है। हमारा जो स्प्लीन है दैट इज़ ऑल्सो ए इम्यून ऑर्गन। हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में जो WBCs है, ठीक है, ऑल दोज आर इंक्लूडेड इन द इम्यून सिस्टम ओनली। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा और भी अगर ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ तो जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं,
दैट आर ऑल्सो इम्यून ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें ना कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है। पेयर्स पैचेस जो है वो भी आपके इनफैक्ट इम्यून ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जितने सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलाकर के क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है, हर ऑर्गन का अपना सिग्निफिकेंस है और हर ऑर्गन जो है अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक इम्यून ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, हाँ, तो इम्यून ऑर्गन्स के बारे में खैर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो फील्ड ऑफ साइंस है जो इम्यूनिटी से डील करता है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी से डील करता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो साइंस है या बायो साइंसेस का जो कोर्स होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इम्यूनोलॉजी। इनफैक्ट इम्यूनोलॉजी इतना बड़ा साइंस है कि उसमें अलग से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलती है, ठीक है। तो इम्यूनो साइंस जो है वो एक काफ़ी बड़ा फील्ड हो जाता है क्योंकि रेगुलरली उसमें कुछ ना कुछ नई नई डिस्कवरीज होते जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, जिन्होंने पहला वैक्सीन जो है डिस्कवर किया था काउपॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। Edward Jenner is father of immunology. ठीक है, इम्यूनोलॉजी को ना बीएससी में भी और एमएससी में भी, ठीक है, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और अभी भी फिर भी पढ़ने के बाद भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो फिर भी मुझे अभी तक याद नहीं है या मुझे पता नहीं, तो काफ़ी बड़ा ब्रांच हो जाता है ये बायोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से, ठीक है। इम्यूनिटी जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको हम लोग स्पेसिफिक या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। इन्नेट को नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जब आप पैदा होते हो, पैदा होने के बाद में आपके बॉडी में जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी इनिशियली प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मीनिंग होता है बाय बर्थ, ठीक है। अब इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जनरलाइज्ड होती है, मतलब किसी एक पैथोजन के लिए पर्टिकुलर नहीं होती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पैदा होते साथ ही हमको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन के जैसे मानता है, और बाई बर्थ हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो है एक जनरलाइज्ड अप्रोच फॉलो करती हैं और उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कॉज को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, इसको बर्थ के बाद हम लोग जब अटेन करते हैं, ठीक है, उस तरीके की इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में ही उसको पोलियो का वैक्सीन दे दिया जाता है, बीसीजी का वैक्सीन और तरह तरह के जो भी वैक्सीन्स दिए जाते हैं, तो वैक्सीन्स के हेल्प से बर्थ के बाद हमको मिलने वाली जो इम्यूनिटी है, या इनफैक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का इन्फेक्शन हमको बर्थ के बाद हो जाता है तो उस डिजीज़ के होने के बाद भी हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो डिजीज़ के होने के बाद जो इम्यूनिटी हमको मिलती है या वैक्सीन्स के थ्रू मिलने वाली जो हमको इम्यूनिटी है, दैट इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने बर्थ के बाद में एक्वायर किया है,
ठीक है। और इसको हम लोग स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जैसे चिकन पॉक्स ही किसी को अगर पहली बार हो गया तो एक बार चिकन पॉक्स हो जाने के बाद दोबारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बन रही है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होगी, ठीक है। या फिर वैक्सीनेशन लेते हैं, पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं बच्चे लोग को, BCG का लगता है और OPV का लगता है और अलग अलग जो भी वैक्सीन्स लगते हैं, इन वैक्सीन्स के थ्रू मिलने वाली जो इम्यूनिटी होती है ये भी किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होती है, ठीक है। इसीलिए आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है, बिकॉज इम्यूनिटी जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ही डेवलप होती है, ठीक है। अब इनेट को नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाई बर्थ प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड को आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली बाई द हेल्प ऑफ डिजीज़, ठीक है, या बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स हमको ये इम्यूनिटी मिली रहती है, इसलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? सिंपल है ना। चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, ठीक है। इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, जैसे मैंने बोला कि बाई बर्थ जो है ये हमारी बॉडी में डेवलप होती है या प्रेजेंट रहती है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैंने तुम लोगों को जैसे बता रही थी मैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर उसको मिल्क फीड करती है, तो मदर का जो मिल्क होता है इनफैक्ट उसमें भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मदर के मिल्क से जो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल रहे हैं वो भी क्या है, एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बाई बर्थ जो है नेचुरली किसी की बॉडी में प्रेजेंट रहती है जो इम्यूनिटी, वो है इनेट या नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी है इसमें बेसिकली हम लोग इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को जो है पहचानते नहीं हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली जो है क्या कहना चाहिए, ये जो इम्यूनिटी की बुक होती है, इनेट इम्यूनिटी की जो बुक होती है कंप्लीटली खाली होती है, एम्प्टी होती है, कोरी होती है, ठीक है। तो अब उसको हम लोग एक बुक मान लें, ठीक है। उस बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, उस कॉपी में कुछ नहीं लिखा है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में डिजीज़ेस होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी की जो पावर है उसको डेवलप करती जाएगी या स्पेसिफिसिटी जो है डेवलप करती जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ या किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन को लेकर के कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। तो चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बच्चे को, ठीक है, उसकी बॉडी जो है उसके लिए एक इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो जनरलाइज्ड रहेगा, स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो इम्यून रेस्पॉन्स रहता है इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जनरलाइज्ड रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिएक्शन या जनरलाइज्ड रिएक्शन और जो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे पोलियो का ही एग्जांपल मैं दूंगी। पोलियो का वायरस जो है उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसका काम करने का तरीका स्पेसिफिक है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं अगर उसको किल करेंगी तो स्पेशलाइज्ड तरीके से करेंगी, ठीक है। तो उनका एक्ट करने का जो तरीका होगा वो पोलियो वायरस के लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई जनरलाइज्ड एंटीबॉडी है, ठीक है, वो है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए अगर एक्ट नहीं कर रही है, नॉर्मली एक्ट कर रही है, तो वो क्या होगा, जनरलाइज्ड जो एक पाथवे होता है, ठीक है, उसी जनरलाइज्ड पाथवे को फॉलो करेगी, किसी स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो नहीं करेगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करने का स्पेसिफिक तरीका होगा और इनेट इम्यूनिटी में काम करने का जनरलाइज्ड मेथड होगा। ये बेसिक डिफरेंस आता है, ठीक है। अब इनेट इम्यूनिटी जो है इसमें हमारी बॉडी जो है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ जो है कुछ बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी में लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होते हैं इनेट इम्यूनिटी में।
ठीक है। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होते हैं हमारी बॉडी में। जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमारे बॉडी के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। अब इसमें अगर मैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है, तो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला फिजिकल बैरियर जो है वो है हमारी स्किन, ठीक है। हमारी स्किन जो है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है, तो ये सबसे पहला फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। दूसरे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हो जाएंगे? हमारा माउथ एक ओपनिंग है, उसमें सलाइवा प्रेजेंट है जिसमें लाइसोजाइम होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है, तो वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। हमारा नाक एक ओपनिंग है, उसमें म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो पैथोजेंस को ट्रैप करता है, वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर। हमारे कान की ओपनिंग है, उसमें सीबम होता है, सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड से जो सीबम सिक्रीट होता है वो पैथोजेंस को ट्रैप करता है। या फिर अगर हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग या एनल ओपनिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पीएच जो है उसमें बहुत कम होता है। तो अगर एसिडिटी ज़्यादा है, पीएच कम है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो अगर वहाँ से कोई पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है तो हाई एसिडिटी के वजह से क्या होता है, उसको वहीं पे मार दिया जाता है, मतलब वो हाई एसिडिटी में सर्वाइव नहीं कर पाता है। या फिर एनल ओपनिंग के बारे में बात करें, एनल ओपनिंग से भी पैथोजेंस की एंट्री जो है वो पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो पैथोजेंस को ट्रैप करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, या जितने भी इस तरीके के सिक्रीशंस है, या इनफैक्ट पसीना जो है, पसीना भी जो है वो हमारे बॉडी के लिए एज अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर एक्ट करता है और बाहर से जो पैथोजन की एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी पे जो हेयर है, ठीक है, ये भी जो है एक तरीके का फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी और पैथोजेंस के बीच में बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर आते हैं हम लोग। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसमें हमारे बॉडी के जो इंटरनल सेल्स हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस जो होते हैं बॉडी के, फैगोसिटिक सेल्स, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, यस, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, हमारे बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, ठीक है। फैगोसिटिक सेल्स का जैसे हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, हमारे ब्लड में जो WBCs होते हैं, ठीक है, WBCs जो है मोस्टली सारे के सारे फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से चलो एंटर कर ही गया, ठीक है, तो सबसे पहले वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो WBCs होते हैं वो फैगोसिटिक एक्शन के थ्रू काफ़ी सारे पैथोजेंस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंपल होता है, पहले भी मैंने एक बार शायद बताया है आप लोगों को कि कभी भी अगर हम लोग के स्किन के ऊपर कहीं से भी कोई चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच लग जाता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है लाल हो जाता है, हल्की सी उसमें सूजन आ जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रेस्पॉन्स होता है इसको इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स कहते हैं। मोस्टली इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में होता क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे पैथोजेंस जो है इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते। तो टेम्परेचर इंक्रीज होना ये भी पैथोजेंस को रिमूव करने का एक तरीका है। दूसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं, वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर एरिया में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो WBCs का वहाँ एक्यूमुलेट होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कट लगने से अब स्किन में एक ओपनिंग बन गई है जिससे पैथोजेंस इजीली एंटर कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर कट के पास में WBCs जमा होते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन एंटर करता भी है कट से, तो WBCs जो है तुरंत उसको ट्रैप करके मार सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, ठीक है। फिर ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, जो हम लोगों ने बी और टी लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, ठीक है, लास्ट ईयर ब्लड के कंपोजिशन में। बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उसी का टी लिम्फोसाइट का ही एक टाइप होता है नेचुरल किलर सेल, हाईली फैगोसिटिक होता है, ठीक है। इसके अंदर में टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी पैथोजन को इजीली मार सकते हैं। उसके बाद फाइनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये ब्लड का ही एक पार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। तो ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जिसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इसके बारे में खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लोग आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो काम करती है। मतलब कि अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो दोनों भी अगर फेल हो जाते हैं तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का जो रिएक्शन है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस जो हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। यहाँ पर आज हम लोग क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है कैसे काम करती है और आगे का पार्ट जो है उसको कवर करेंगे। इतना चीज़ समझ में आया जो मैंने तुम लोगों को समझाया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ओके, थैंक यू।